क्या है लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो? आगे चल के सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों सिविल सर्विसेज क्यों? मतलब एक तरीके से ये भी एक पावर भी होता है और साथ ही साथ समाज के लिए भी कुछ करने के लिए पावर होती है कि आप कर सके, वरना इससे तो कुछ है नहीं कि आप कर लेंगे। ठीक है, आप ये समझो कि आप आज एक दिन के लिए डीएम बन गए हो, आपने यूपीएससी की परीक्षा निकाल ली है, कल आपको नियुक्ति होने वाली है। पहला बदलाव आप क्या करेंगी सीट पर बैठने के बाद? सबसे पहले तो हम शिक्षा में मतलब बदलाव क्या बदलाव करेंगे? शिक्षा में यही कि टीचर्स किताबों पे जो लिखा होता है उसको पढ़ाने पर कम जोर दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली पढ़ाएं। जो भी चीज़ें पढ़ाएं तो सारी बिल्कुल खुलकर होनी चाहिए, ना कि केवल बच्चों में दबाव हो, भार हो कि सिर्फ उन्हें किताब ही पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें सारी चीज़ों का प्रैक्टिकली नॉलेज हो, केवल वो याद नहीं, पेपर नहीं दे रहे हैं, उन्हें ज्ञान भी हो कि नहीं हम उसका दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकें। प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका बड़ा भाई, आपका प्यारा शिक्षक मुकेश सर स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय संस्थान यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी बच्ची के पास आए हैं जो कि हाई स्कूल की छात्रा रही है और काफ़ी मेधावी छात्रा है बेटा, जिसने 559 नंबर प्राप्त किए और 94 दशमलव कितने परसेंट बेटा 16% नंबर प्राप्त करके फतेहपुर ज़िले में अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। प्यारे बच्चों, आज का ये इंटरव्यू आप मेरे साथ, मेरे बड़े भाई, मेरे साथी अखिल भैया के साथ देखेंगे। अखिल भैया भी हमारी विजय यात्रा में हमारे साथ हैं। तो आज का हम इंटरव्यू शुरू करेंगे आपके अखिल भैया के साथ। प्यारे साथियों नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर आपका कि इस विजय यात्रा में आपने मुझे शामिल होने का मौका दिया। और विद्याकुल जिस प्रकार लगातार यूपी में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और हमारे जितने भी छात्र छात्राएं वो जिस प्रकार मेहनत करके लगातार अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब इन गांव से, अगर थोड़े समय पहले आपको याद हो मुकेश भाई, तो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो हमारे गाँव से हुआ करते थे, है ना। लेकिन कुछ पिछले समय से यदि आप देखो, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वो चलन टूटा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ये प्रतिभाएं काम कर रही हैं, तो आने वाले 5 वर्ष 10 वर्षों में एक बार फिर भारत को जो प्रधानमंत्री मिलेगा वो भारत के इन्हीं गांव से मिलना शुरू होगा। इसी क्रम में आज हम लोग आ पहुंचे हैं किवई, जो कि कहाँ है, कौशाम्बी में है, और वहाँ पे अपनी बहुत प्यारी सी बहन के पास आए हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, गाँव वाले। लालपुर दरोता में आए हुए हैं। मैं अपने दोस्त से एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार आप अपना कैमरा घुमा के हमारे साथियों को भी दिखा पाएँ जो रात में हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। बस दोस्त, फटाफट से उदित इधर आना है अपने को। साथियों, अभी लगभग रात के 9, साढ़े 9 बज रहे हैं, इसलिए इस इंटरव्यू को बहुत जल्दी लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई भी बच्चा परेशान हो, क्योंकि हम लोग कौशाम्बी में हैं। आज मुकेश सर का जो आगमन है वो कौशाम्बी में हुआ है, कल सर कानपुर रहने वाले हैं, इसीलिए इस इंटरव्यू को क्लोज करके कानपुर की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। आप सभी का यहाँ तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फटाफट से आपको लेकर चलता हूँ हमारी छात्रा के पास। बेटा, ये माइक हो गया आपका, ठीक। एक बार आपके जितने छोटे भाई बहन देख रहे हैं, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रश्मि सिंह है। रश्मि सिंह आपका नाम है। आपके पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र सिंह। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आपके पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं। आपने इस वर्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में कक्षा 10वीं की जो परीक्षाएं दी हैं, उस परीक्षा में आपके विषयवार कितने कितने मार्क्स हैं? मेरे हिंदी में 97 है और इंग्लिश में 97 है और साइंस में 86 है और सोशल साइंस में 87 है, आर्ट में 95 है। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। बेस्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा था, वो सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? मैथ्स। मैथमेटिक्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैथमेटिक्स की बात हो, निराला सर की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। निराला सर से पढ़ के आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे हिसाब से उन्होंने बढ़िया पढ़ाया, जो भी पढ़ाया मैंने पढ़ा भी, एक दो मतलब काफ़ी वीडियो उनके देखे हैं और उनसे प्रैक्टिस भी की है और स्कूल में भी अपने पढ़ा है। तो आप जब ऑनलाइन पढ़ते थे, है ना, क्लासेस में जब आप आते थे, तो किसका फ़ोन इस्तेमाल करते थे? अपनी मम्मी का फ़ोन इस्तेमाल। मम्मी का फ़ोन आप इस्तेमाल करते थे। तो मम्मी कितने घंटे के लिए फ़ोन देती थी? मम्मी 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे के लिए फ़ोन देती। तो 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस आप करते थे या फिर बाकी विषय भी उसमें सम्मिलित होते थे? मैथ्स और साइंस।
मैथ्स और साइंस उसमें सम्मिलित होते थे। तो साइंस में यदि हम लोग राज सर की बात करें तो राज सर का जो कंटेंट था वो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जब आपका पेपर आया होगा तो वो चाहे मैथ्स हो या साइंस, उसमें कितना % कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा इन टीचर से पढ़ने के बाद? अच्छा, हमें लगता है कि मतलब उन्होंने सही पढ़ाया राज सर ने, और उनकी साइंस पढ़ाने का भी जो ढंग है अट्रैक्टिव है थोड़ा। और हमारे हिसाब से मेरा साइंस में स्कोर 86 हुआ है, तो फिर भी वीक थी साइंस, इसीलिए शायद कम। बायो में लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनके एफर्ट से आप 86-88 के आसपास पहुंच पाए। तो टीचर्स को एक बार थैंक यू कह देंगे, मैं भी आपकी तरफ से कह दूंगा वहां पहुंचकर, ठीक है? इसके अलावा आपका एम क्या है लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो? आगे चल के सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों सिविल सर्विसेज, क्यों? मतलब एक तरीके से ये भी एक पावर भी होता है, और साथ ही साथ समाज के लिए भी कुछ करने के लिए पावर होती है कि आप कर सके, वरना इससे तो कुछ है नहीं कि आप कर लेंगे। मतलब आपको एक बत्ती चाहिए और आपके आसपास कुछ पुलिस वाले चल रहे हो तो पावर बेसिकली आपको एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, कुछ बदलाव करने के लिए नहीं चाहिए कि कुछ बदलाव भी आप कर पाओ। नहीं, ऐसा नहीं, चेंजमेंट तो करना ही है। समाज में बहुत सारी बुराई। ठीक है, आप ये समझो कि आप आज एक दिन के लिए डीएम बन गए हो, आपने यूपीएससी की परीक्षा निकाल ली है, कल आपको नियुक्ति होने वाली है, पहला बदलाव आप क्या करेंगी सीट पर बैठने के बाद? सबसे पहले तो हम शिक्षा में मतलब बदलाव क्या बदलाव करेंगे? शिक्षा में यही कि टीचर्स किताबों पे जो लिखा होता है उसको पढ़ाने पर कम जोर दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली पढ़ाएं। जो भी चीज़ें पढ़ाएं तो सारी बिल्कुल खुलकर होनी चाहिए, ना कि केवल बच्चों में दबाव हो, भार हो कि सिर्फ उन्हें किताब ही पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें सारी चीज़ों का प्रैक्टिकली नॉलेज हो, केवल वो याद नहीं, पेपर नहीं दे रहे हैं, उन्हें ज्ञान भी हो कि नहीं हम उसका दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके ऊपर कोई दबाव या कोई भार था, आप ऐसा समझते हो? नहीं, कोई दबाव या कोई भार नहीं था, आपकी फैमिली ने आपकी बहुत सपोर्ट की। आपके चाचा जी बैठे हैं बराबर में, चाचा जी का कुछ योगदान रहा? हाँ, चाचा मेरे मैथ्स के टीचर हैं। चाचा जी मैथ्स के टीचर हैं? हाँ। कहाँ पर टीचर हैं चाचा जी मैथ्स के? जहाँ हम पढ़ते हैं वहीं पर है। चाचा जी जहाँ पढ़ते हो वहीं मैथ्स के टीचर हैं? ओके, तो फिर चाचा जी का क्या क्या सपोर्ट रहा? रात में जैसे पढ़ते हुए कोई डाउट आया तो चाचा जी सॉल्व कराते थे? हाँ, ऐसा नहीं, पूछ लेते थे उनसे भी। चाचा जी हम आए थे तो अभी सो रहे थे? नहीं। चाचा केवल 10th तक पढ़ाते हैं। चाचा तो 10th की तो एग्जाम दिया आपने? हाँ, तो 10th में पूछते थे। चाचा ने सपोर्ट करा है? अच्छा, सपोर्ट किया। चाची का क्या सपोर्ट रहा? चाची नहीं, चाची तो नहीं है। अच्छा, शादी नहीं है चाची। अच्छा, चाचा ने भी शादी नहीं की है। मम्मी का क्या सपोर्ट रहा फोन देने के अलावा? मम्मी का सपोर्ट है, मम्मी काम नहीं करवाती। मम्मी काम नहीं कराए। इस वर्ष जितनी भी छात्राओं ने, है ना मुकेश सर, आज पूरे दिन हम लोगों ने इंटरव्यू किए, इस वर्ष जितनी भी हमारी बहनों ने परफॉर्म किया है, रिजल्ट निकाला है, उन सबके साथ एक बात बहुत कॉमन रही है कि उनके परिवार की ओर से उनके लिए सपोर्ट निकल कर आया है। उनके माता पिता ने उन्हें किसी भी तरह के घरेलू कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं रखा, बहुत ज़्यादा व्यस्त, है ना? ऐसा नहीं है कि पढ़ते हुए आप बिल्कुल काम से साइडलाइन हो जाए। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे की स्किल्स ना सर सब चीज़ में होनी चाहिए, है ना? खाना बनाना भी आना चाहिए, पढ़ाई के लिए भी समय मिलना चाहिए, लेकिन अति किसी भी चीज़ की बुरी है। इसी तरह से लड़के को किसानी भी करनी आनी चाहिए, मेड़ काटनी भी आनी चाहिए, बीज बोना भी आना चाहिए, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह है ना? तो जितनी भी छात्राएं या छात्र इस वर्ष हैं जो भी बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आए हैं, उनके परिवारों ने उन्हें इतनी स्वतंत्रता दी कि वो अपने दैनिक कार्यों से बहुत जल्द निवृत्त होकर अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाए। अच्छा ठीक है, अब आपके जितने भी छोटे भाई बहन, है ना, बहुत सारे छोटे भाई बहन देख रहे होंगे, उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस आप क्या कहना चाहोगे कि भाई मेरी तरफ से ये पीस, मतलब ये एडवाइस आप मान लो तो आपके भविष्य में कहीं ना कहीं छोटा सा चेंज आ जाएगा? कहना चाहोगे कुछ? हाँ ज़रूर, कि आप हम मतलब लगातार पढ़िए, कि थोड़ा करके नहीं, थोड़ा थोड़ा। कितने घंटे? लगभग 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे रोज पढ़ें? रोज। मतलब नियम बना लें? हाँ, रूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम टेबल से आप चलिए तो ज़्यादा सही रहता है। आप कितने घंटे पढ़े? हमने तो 4 से 5 ही घंटे पढ़े। क्या टाइम था आपके पढ़ने का? सुबह को ज़्यादा पढ़ते थे या रात को ज़्यादा पढ़ते थे? रात को ज़्यादा पढ़ते थे। कितने बजे से कितने बजे पढ़ते थे? हम 8 से लेकर कभी कभी 12, 12:30 इस तरह। 8 से लेकर 12, 12:30 तक पढ़ते थे? कभी कभी 1 भी बज जाता था, आपको ही बंद कराना पड़ता था। ठीक, अच्छा 8 से लेकर 12 तक जब आप पढ़ते थे तो कोई कोई और सजेशन ऐसा दो कि उसमें सब्जेक्ट का टाइम टेबल कैसे बनाया हुआ था? क्या ऐसा था कि मंडे को अगर आप पढ़ने के लिए बैठे तो सारा दिन मैथ्स पढ़ रहे हो, ट्यूसडे को सारा दिन साइंस? हाँ, अपने टाइम अलग अलग बनाया, मैथ्स के लिए अलग था,
जैसे बताओ, मुझे नहीं, बच्चों को बताना है। अच्छा, तो मैथ्स के लिए हमने 2 घंटे दिए, हिंदी के लिए 1 घंटा और इंग्लिश के लिए भी आधा ही घंटा, इंग्लिश के लिए कम टाइम दिया। बिल्कुल स्पेसिफिक बताओ बेटा कि जैसे मैं हूँ, मैं आज पढ़ने के लिए बैठा तो मैं आज 8 से 10 मैथ्स पढ़ूंगा, 10 से 11, क्या पता किसी और को आपकी दवाई फिट हो जाए, उसके काम आ जाए, वैसे बता पाओगे? हाँ ज़रूर। 8 से 9 तो इंग्लिश पढ़ी, 8 से 9 हिंदी और 9 से 10 मेरा मैथ्स था। मैथ्स 1 घंटे, कभी 2 घंटे, जितना मन हुआ उस हिसाब से। ज़्यादा फिक्स नहीं होता था कि हमें इतना सब्जेक्ट ये पढ़ना है, नहीं यही चीज़ ऐसा है कि कुछ नहीं, हमें जो सही लगा, जिस टाइम पे मन हुआ कि नहीं आज ये पढ़ने का ये मन है, तो वही सब्जेक्ट उठाते थे। जब बोर्ड लगने लगी कोई सब्जेक्ट तो दूसरी सब्जेक्ट, जैसे मैथ अगर लग रही कि बहुत टाइम हो गया मैथ ही पढ़ रहे हैं, साइंस ले ली, अगर लगा साइंस बहुत टाइम हो गया तो हिंदी पढ़ ली, कुछ इस तरह करके हम पढ़ते थे। मतलब पढ़ाई से अगर आप ऊब रहे हो तो पढ़ाई बंद नहीं करनी, नहीं। सब्जेक्ट को चेंज करना सब्जेक्ट है। को चेंज करते थे। वेरी नाइस। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर जो भी छोटे भाई बहन इसे देख रहे हैं, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं तो किताबों को बंद करके टीवी नहीं देखना है, सब्जेक्ट चेंज कर देना है ना। बहुत वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस है। मैं एक फटाफट से इस माइक को ट्रांसफ़र करता हूँ मुकेश सर के पास। मुकेश सर के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मुकेश सर इस क्वेश्चन को उठाएंगे, उसके बाद हम लोग इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे एक बहुत अच्छे कन्वर्सेशन के साथ। मुकेश सर प्लीज़। बेटा 11 में कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ोगी? मैथमेटिक्स। मैथ लेके। और आगे क्या सपना यूपीएससी का? हाँ, यूपीएससी करना। चलो, तो भाई भी तुमने बताया कि तुम्हारे साथ 10th में पढ़ाई करते थे, और भाई के कितने परसेंट आए? भाई के 65.67। भाई के नंबर क्यों कम हो गए? मतलब जिस हिसाब से उसने पढ़ाई की उस अच्छा, हिसाब साथ में भाई तुम्हारे साथ नहीं पढ़ते थे? नहीं उसका नहीं, वो जब मन हुआ वो पढ़ता था, हमारे साथ नहीं पढ़ता। घर में मम्मी डांटती नहीं थी? ऐसा नहीं, डांटते थे चाचा भी मम्मी भी, लेकिन हाँ ये अब इस तरह तो होता नहीं कि मार के पढ़ाएंगे, अब बड़ा हो गया है, खुद समझदारी होनी चाहिए कि खुद पढ़े। चलो बढ़िया। तो चाचा नहीं डांटते थे? चाचा भी नहीं डांटते डांटते थे, ऐसा नहीं। एक ही स्कूल में दोनों लोग पढ़ते थे? हाँ, दोनों लोग एक ही स्कूल में। बेटा क्या रैंक आई आपकी? स्कूल में? हमारी फर्स्ट। स्कूल में फर्स्ट रैंक है। इसके पहले स्कूल में कोई बच्चा तुमसे अच्छा नंबर प्राप्त किया है? हाँ, एक कब? लड़की थी 2023 में, अभी नैन्सी दीक्षित है। अच्छा। 93 पॉइंट इसी तरह कुछ उन्होंने भी स्कोर किया। अच्छा, तुम्हारा आइडियल क्या था कि उस लड़की से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने हैं? आइडियल क्या था अपने? नहीं, हमें तो लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीच में हमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी। सर को भी लग रहा था, मैम को, कि नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने बीच में ज़्यादा मेहनत की। किस टाइम पे? किस टाइम पे? यही अक्टूबर से नवंबर दिसंबर के बीच, इस टाइम पे ज़्यादा में उन्होंने बोला कि लग रहा है तुम्हारा कि उसके बराबर तुम नहीं जा पाओगी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ज़्यादा किया होगा, उन्हें लगा कि हम कम कर रहे हैं मेहनत। ऐसा क्या हुआ अक्टूबर दिसंबर के बीच की ज़्यादा मेहनत करी? कुछ घटना हुई ऐसी? मतलब ये हुआ कि बायो में मैम पूछ रही थी कुछ, तो हमने डाउट्स मतलब सही से आंसर नहीं दिया, तो वो बोली कि तुम्हारी तैयारी नहीं सही है अभी तुम्हें मतलब उनके बराबर तुम्हारा आना लग रहा है मुश्किल है, इस बार हमारे स्कूल का डाउन हो जाएगा। तो ये तो वही बात लग गई तुमको? हाँ, ये उलाहना लग गया तुम्हें? हाँ, फिर हमने बना लिया कि नहीं हम भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं ला सकते, हमें लगा और ज़्यादा आएंगे 95 पर 90 इसी तरह आया, 94 करके कुछ। बेटा 12th में कितने परसेंट सोचा आपने? 12th में 95। 12th में रैंक आएगी? हाँ, स्टेट रैंक। स्टेट रैंक। प्रयास पूरा। बेटा ये जो जिस जिले में हम लोग बैठे हैं फतेहपुर, तुम्हें पता होना चाहिए पिछले 4 वर्षों से लगातार यहाँ से कोई ना कोई बच्चा स्टेट में रैंक ला रहा है। तुम्हारे इंटरव्यू के जस्ट पहले हम लोग आ रहे हैं फतेहपुर, मेन फतेहपुर से, राधानगर से, जहाँ पे एक बच्ची ने 12th में इस साल फिर 9वीं रैंक प्राप्त की है, और उस विद्यालय का लगातार काम रहा है कि हर वर्ष वहाँ से 4 या 5 स्टेट टॉपर आते हैं। तो अगली बार जब हम इंटरव्यू लेने आए 12th क्लास में तो तुम्हारी भी स्टेट रैंक होनी चाहिए। जरूर प्रयास और करेंगे। 11 12th दोनों में मन लगा के पढ़ाई करना। और ये तुम्हारा सपना यूपीएससी का बेटा बहुत बड़ा सपना है, इसको पूरा करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत तुम्हें दिन रात करनी पड़ेगी, हर दिन करनी पड़ेगी। 11 12th के लिए रात दिन एक करके पढ़ना पड़ेगा बेटा। प्लान है 11 के प्लान है? शुरू कर दी 11 की पढ़ाई अभी से? हाँ, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ ये कि एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद। अच्छा, एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद पढ़ाई शुरू करोगे 11 की। चलो बेटा ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज का इंटरव्यू हम यहीं ख़त्म करेंगे। काफ़ी रात हो चुकी है, रात के 10 बज चुके हैं, और हम आज यात्रा अपनी ये फतेहपुर से ख़त्म करके निकल रहे हैं कानपुर के लिए। कानपुर के बाद
उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जाना है, हर गांव में जाना है, हर घर में जाना है। जहां भी हमारा बच्चा है, हमसे पढ़ा हुआ है और अच्छे नंबर प्राप्त किया है, उस बच्चे के घर जाएंगे और हर बच्चे का मनोबल ऊंचा करेंगे। हर बच्चे की जो सफलता है उसमें असली विजय बेटा हमारी है, इसलिए हर बच्चे के घर जाना है। प्यारे बच्चों, अगले आने वाले 10 से 12 दिन तक हमारी ये विजय यात्रा लगातार चलती रहेगी। ऐसे ही टॉपर से मिलाते रहेंगे, उनके अनुभव आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी दिन रात मेहनत करिए। और बेटा फिर से आप समझ गए होंगे कि 10th क्लास की बच्ची कितनी समझदारी के साथ अपने टाइम टेबल को बनाती है, कितनी मेहनत करती है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, आप सब कुछ समझ सकते हैं। ये इंटरव्यू आने वाले जो 2025 के बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक होते हैं बेटा, पर 2026 के बच्चों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। इसीलिए हम दिन रात ग्राउंड पे जा कर के इन बच्चों के अनुभव आपको दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, आपके साथ मिलेंगे अगले इंटरव्यू में और अगले 2-3 दिन तक हम रहने वाले हैं कानपुर में। तो कानपुर के जो भी बच्चे हैं उनसे आपको मिलाएंगे। और चाचा जी आपको एक आमंत्रण देते हैं, 5 मई को हम लोग प्रयागराज में एक छात्र सम्मान समारोह रख रहे हैं, जहाँ पे प्रदेश के पूरे प्रदेश के जो भी स्टेट टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, वो आ रहे हैं। वहाँ पे उनको सम्मानित किया जाएगा। तो बेटा तुम भी चाचा जी के साथ, अपने गुरु जी के साथ ज़रूर आना। आओगी? जी। ठीक है, तुम्हें भी वहाँ पे हमारा विद्याकुल परिवार सम्मानित करने का काम करेगा। ठीक है, और आने वाले भविष्य में तुम्हारी पूरी पढ़ाई जो है विद्याकुल परिवार की तरफ से होगी और मन लगा के पढ़ाई करना है। मतलब इस रैंक को, इस जो मेहनत को थोड़ी सी और करके हमें स्टेट रैंक में चेंज करना है। ठीक है, तो 5 मई के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी भी आमंत्रित हैं। मिलते हैं आपसे 5 मई को छात्र सम्मान समारोह में और मिलते हैं आपसे इसी तरह से अगले इंटरव्यू में। धन्यवाद आप सभी का।